सर्किट डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये 3+1 लिखा है जी। ये 3+1 रिले, यहाँ देखिए 3+1 रिले का ये कंप्लीट डायग्राम तैयार किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके पहले आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो ऑटो कट सर्किट बोर्ड बनाया गया है, अभी तक अलग अलग रिले के लिए अलग अलग सर्किट इसमें इस्तेमाल किया गया था। जी सर। आज क्या किया गया है कि इन 4 रिले को कार्य कराने के लिए, इन सभी रिले को कार्य कराने के लिए यहाँ पर एक चारों का एक पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 रिले को ट्यून कराने के लिए यहां पर ये ठीक इस प्लेट का इस्तेमाल इस रिले को कंट्रोल कराने के लिए लगाया गया है। वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, जिसे ट्यूनिंग करने के लिए एक बोर्ड यहाँ पर ये पीसीबी लगाया गया है, ठीक है। इस पीसीबी का कार्य क्या है? वोल्टेज को ट्यून करना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पीसीबी हमारी लगी हुई है, हमारा पहला रिले है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चौथा हाई कट ऑफ होता है, तीसरा आउटपुट होता है, पहला और ये दूसरा है। इसमें देखना ये है कि ये जो प्रीसेट लगा हुआ है कि जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है और हम उसे डीमर से या वैरिएक से ट्यून कराते हैं, तो जब उसे हम ट्यून कराते हैं तो इसमें पहले रिले को काटने के लिए इस प्रीसेट का ट्यूनिंग किया जाता है। तो ये हो जाएगा RL1, लेकिन RL1 कहीं लिखा मिल सकता है, तो कहीं ये आपको मिल सकता है VR1। आ गई बात समझ में? तो VR1 ये हो गया और VR2 ये हो जाएगा और VR3 ये हो जाएगा और ये VR4 हो जाएगा। यहाँ हाई कटा भी ये देखिए इस प्रीसेट पे हो सकता है कि आपको यहाँ पर HC मिल जाए। HC का मतलब क्या होता है? हाई कट ऑफ। तीसरे वाले पर आपको मिल जाए OP आउटपुट, और यहाँ पर 1 और 2 ही मिलेगा। 24 नंबर की आईसी लगी है। इस आईसी से हमारा ट्यूनिंग वोल्टेज संबंधित रिले को जाता है। कैसे ये कार्य करता है? इस प्लेट को कार्य कराने के लिए 0 24 0 18 और ट्रिगर वोल्टेज अर्थात LT 24 लिखा हुआ है ना, और LT 18। तो LT 24 और LT 18 आपका देखिए यहाँ से 0 18 और यहाँ से 0 24, इसमें से सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई गई है। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा आपका यहाँ से ट्रिगर वोल्टेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ट्रिगर वोल्टेज निकल रहा है। और ये ट्रिगर वोल्टेज यहाँ से निकल करके हमारे ऑटो कट सर्किट को कार्य कराने के लिए बोर्ड को दिया जाता है। तो जब बोर्ड में हमारा ट्रिगर वोल्टेज आता है तो उस समय यहाँ देखिए रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। इस रेक्टिफायर डायोड के द्वारा एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदलते हैं। तो हमारा जब एसी विद्युत धारा डीसी विद्युत धारा में बदला जा रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है कि वही वोल्टेज आईसी को मिलता है। और जब आईसी को जिस प्रकार से वोल्टेज मिलेगा, आईसी की ट्यूनिंग इन प्रीसेट्स पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है तो पहला रिले कट जाता है। क्या होता है? पहले हमारा पहला रिले कट जाता है, उसके बाद जब वोल्टेज और ज्यादा बढ़ जाता है तो दूसरा कट जाता है, और जब वोल्टेज और ज्यादा बढ़ता है तो तीसरा रिले कट जाता है। लेकिन जब वोल्टेज, जैसे हमारा ये सिंगल फेज का स्टेबलाइजर है, इसको सप्लाई हमने इनपुट सप्लाई जितना दिया है वो सप्लाई ट्रांसफार्मर जब यहां पर स्टेबलाइज करता है और उस समय स्टेबलाइज किया हुआ वोल्टेज
250 से अधिक निकलने का प्रयास करता है। कब? जब हमारे ये तीनों रिले कटे होते हैं। अब इसके बाद वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने एक नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हाई कट ऑफ रिले का प्रयोग किया गया। तो हाई कट ऑफ रिले से हमारा फायदा क्या है कि कभी कभी हमारे घर की इनपुट सप्लाई इतना अधिक हो जाता है कि स्टेबलाइजर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी देखिए गोविंद जी के यहाँ का स्टेबलाइजर वोल्टेज नहीं कंट्रोल किया, घर के सभी उपकरण जल गए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हाई कट ऑफ लगा होता स्टेबलाइजर में, तो हाई कट ऑफ क्या करता है, 250 से अधिक की जब सप्लाई होने लगती है तो हाई कट ऑफ रिले क्या करता है, ये स्वयं कट जाता है और हमारे घर की जो आउटपुट सप्लाई स्टेबलाइजर से जा रहा है वह आउटपुट सप्लाई कट जाता है और कट जाने से घर के सभी उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे जब ये रिले हमारा कटता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब ये रिले कट जाएगा तो इसका कॉमन उसी से, इसका कॉमन एनसी से जुड़ा है। जब ये रिले कटेगा तो यहाँ रिले कटेगा कैसे? अभी तक आपको ये पढ़ाया गया कि जब हम बाजार से रिले खरीद के लाते हैं तो उस समय बाजार वाला रिले जो होता है नॉर्मल पोजीशन में उसका कॉमन एनसी से जुड़ा होता है, लेकिन जब हमारे स्टेबलाइजर में उसी रिले को लगा दिया जाता है तो ये रिले हाई कट ऑफ रिले है ना। तो जब ये हाई कट ऑफ रिले के रूप में लगाया गया है तो जैसे स्टेबलाइजर को हम इनपुट सप्लाई देते हैं, जैसे इनपुट सप्लाई कितना दी, बहुत कम, अगर ये स्टेबलाइजर 90 वोल्ट से बना है या 110 वोल्ट से बना है या 140 वोल्ट से बनाया गया है, तो उसी समय ये हमारा हाई कट ऑफ का रिले ऑन हो जाता है, अर्थात इसका कॉमन ओसी से जुड़ जाता है। समझ गए ना? और यहां निकलने वाली जो सप्लाई है वो इसके ओसी से आउट होती है। समझ गए? लेकिन जब स्टेबलाइजर का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है अर्थात इनपुट सप्लाई इसको बहुत अधिक मिलने लगता है तो उस समय यह रिले ऑफ हो जाता है। क्या होता है? ऑफ हो जाता है। तो इसका कॉमन ओसी को छोड़कर किससे जुड़ जाता है? एनसी से। तो बताइए समस्त वोल्टेज चाहे यहाँ 350 आ जाए, 300 आ जाए, 250 से अधिक जो भी सप्लाई आ जाए वो इसके कॉमन की सप्लाई इसके एनसी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और निकल कर कहां चला जाएगा? ये आपका हाई कट ऑफ एलईडी में चला जाएगा और वोल्टेज स्टेबलाइजर में केवल रेड कलर की एलईडी जलेगी और आउटपुट से निकलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारा ये स्टेबलाइजर कार्य करता है। अब आइए इसके हम वायरिंग पर प्रकाश डालते हैं। इसकी वायरिंग कैसे की गई है? मेन लीड का एक तार आप न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा स्टेबलाइजर हमारे पास आता है तो कंपनी उसमें से लीड नहीं निकालती, क्या निकालता है? वहां पर कंपनी सीधे एक कनेक्टर लगाती है जिसे हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल करके तार को जोड़ते हैं। चेंज ओवर से तार आता है या मेन पोल से तार आता है न्यूट्रल फेस, ठीक है, उस तार को इसके इनपुट पर जोड़ते हैं। कहां जोड़ते हैं? हमेशा ध्यान रहे जब कोई बड़े स्टेबलाइजर का हम अध्ययन करते हैं तो उसके किस पॉइंट पर तार जोड़ते हैं? इनपुट पर। कौन सा तार जोड़ते हैं? जो हमारे मेन पोल से आता है या हमारे चेंज ओवर से आता है, उस मेन तार के न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को यहां पर जोड़ते हैं और ये ध्यान देते हैं कि उस मेन लीड से न्यूट्रल और फेज का जो तार आता है वो न्यूट्रल पे होना चाहिए और फेज पर होना चाहिए। आपस में अगर इसे आप पलट देते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब हम कभी इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं तो वहां पर ये कनेक्शन मुझे चेंज करना होता है, इसलिए कि न्यूट्रल से जुड़ जाए और फेज से जुड़ जाए। तो इस प्रकार से उस मेन लीड के एक तार को न्यूट्रल हम जब मानते हैं तो न्यूट्रल मानकर इस न्यूट्रल सप्लाई को इनपुट सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से और यही न्यूट्रल आपका आउटपुट के न्यूट्रल से और यही न्यूट्रल सप्लाई वोल्टमीटर से, मेन एलईडी से माने हाई कट ऑफ एलईडी से, और यही सप्लाई आपकी यहां से निकल करके
ट्रिगर ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ट्रिगर। ये हमारा ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, समझ गए ना? इसको ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर। जी हाँ, ये आपका ये 018 750, कम से कम 750 मिली एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर होता है। 750 मिली एम्पियर का मिल सकता है, 1 एम्पियर का मिल सकता है, या किसी में 500 मिली एम्पियर का भी कंपनी लगाती है, लेकिन 750 मिली एम्पियर हमें अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। आगे बात समझ में? और यही न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहां से देखिए, ये न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहां से निकल करके कहां आ रहा है? मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के जीरो वाले तार से जोड़ते हैं, समझ गए? अब मैं आपको बता दूं, मेन लीड का न्यूट्रल जोड़ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हमें क्या करना है? मेन लीड का दूसरा वायर अर्थात फेज सप्लाई, मेन लीड का दूसरा तार अर्थात फेज सप्लाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में आता है। कहां आता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में आता है। तो एमसीबी उस सप्लाई को अपने दूसरे वाले पॉइंट से निकालकर दो जगह भेजती है। देखिए यहां से दो भाग में कट गया। ये मेन सप्लाई आपकी फेज सप्लाई एमसीबी से निकल करके यहां से टू वे स्विच के इनपुट साइड में क्यों दिया जाता है? ताकि हमारे घर में कितनी सप्लाई आ रही है, और यही फेज सप्लाई आपका यहां से निकल करके सीधे ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का दूसरा तार जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गया? और यही फेज सप्लाई जब हमारी निकलती है तो ये निकलकर मेन ऑटो ट्रांसफार्मर, यहां ध्यान दीजिए, ये मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग नंबर में जा रहा है, सॉरी पहले रिले के कॉमन में आता है। तो जब पहले रिले के कॉमन में आता है तो कॉमन सामान्य दशा में किससे जुड़ा होता है? एनसी से। तो इसके एनसी से निकल करके हमारा इनपुट वोल्टेज बाइंडिंग नंबर कई में आ रहा है? 1 में आता है। तो जब बाइंडिंग नंबर 1 में आता है तो ये सप्लाई बढ़ते 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 बाइंडिंग नंबर 4 से स्टेबलाइज वोल्टेज बनकर निकलता है। देखो भाई क्या गिरा, 4 से इसकी बाइंडिंग नंबर 4 से स्टेबलाइज वोल्टेज निकलता है, और निकलने के बाद हमारे आउटपुट रिले के एनसी पर आता है। हम जानते हैं कि सामान्य दशा में रिले का एनसी और कॉमन जुड़ा होता है। तो एनसी और कॉमन सामान्य दशा में जब जुड़े होते हैं तो एनसी की सप्लाई इसके कॉमन से आउट होगा। आउट होने के बाद कहां जाएगा? ये हाई कट ऑफ रिले के कॉमन पर जाएगा। ये रिले पहले से ही कट चुका है, इसलिए इसके कॉमन पर आई हुई स्टेबलाइज वोल्टेज, इसके कॉमन पर आया हुआ स्टेबलाइज वोल्टेज इसके ओसी से निकलता है, और ओसी से निकलकर आउटपुट सॉकेट टू वे स्विच के आउटपुट साइड में दिया जाता है, और हमारा स्टेबलाइजर हमारे घर के किसी भी उपकरण को चलाने लगता है। यह बात समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब इसमें आपको दूसरी बात यह समझना है कि ये तो सामान्य दशा में स्टेबलाइजर वोल्टेज को बढ़ाया और आउट कर दिया जी, जिससे हमारे घर का उपकरण चलने लगा। आ गई बात समझ में? अब क्या होता है कि स्टेबलाइजर हम क्यों लगाए हैं? जब कभी हमारे घर की इनपुट सप्लाई अधिक हो जाती है तो उसे ये घटाता है। तो ये वोल्टेज को कैसे घटाता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है, हमारे घर की बढ़ जाती है, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रिगर ट्रांसफार्मर, सब जगह वोल्टेज बढ़ जाएगा एक साथ। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में आता है। इसमें ये जो हम हाथ में लिए हैं, ये जो बोर्ड यहाँ पर है, ये इसमें इसका वोल्टेज बढ़ता है। अब हम जैसे जैसे प्रीसेट को सेट किए हैं, ट्यून कराए हैं, उसी प्रकार से आपका पहला रिले कटेगा। समझ गए ना? और जब ये पहला रिले कटेगा तो जैसे ये रिले कटेगा तो इसका कॉमन एनसी को छोड़कर किससे जुड़ जाएगा? ओसी से। कॉमन पहले कॉमन एनसी जुड़ा था ना, लेकिन अब ये इसको छोड़ देगा, इसको क्या करेगा? छोड़ देगा, और ये इससे जुड़ जाएगा। तो किससे जुड़ गया? कॉमन ओसी से। तो ओसी पर
इनपुट सप्लाई आ गई जी। और ओसी पर जब इनपुट सप्लाई आता है तो इसके कॉमन पे जी वही वोल्टेज आ जाता है। तो जब इसके कॉमन पर आएगा तो कॉमन एनसी जुड़ा हुआ है, जी तो दूसरे रिले का कॉमन एनसी जुड़ा हुआ है, तो कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगा और निकलकर बाइंडिंग नंबर 2 में जाएगा। तो जैसे बाइंडिंग नंबर 2 में जाएगा तो पहले कै पे आया था, 1 पे, अब की बार कै पे जा रहा है, 2 पे। तो 2 से वोल्टेज कम होगा, जी कम होगा। जी और ये 2 से आपका जब वोल्टेज 4 में जाएगा तो 4 का वोल्टेज घट जाएगा और ये घटा हुआ वोल्टेज आपके आउटपुट रिले में आएगा और कॉमन से निकलकर हाई कट ऑफ रिले में जाएगा और इसके ओसी से आउट होने लगेगा। समझ गए? तो ये तो हो गया कि हमारे घर की इनपुट सप्लाई कुछ बढ़ गई थी। अब पता चला कि वोल्टेज और ज्यादा हो गया, तो जब वोल्टेज और अधिक हो गया तो दूसरा रिले कट जाएगा। क्या होगा? दूसरा रिले कट जाएगा। तो इसके कॉमन पर पहले ये सप्लाई देखिए कैसे जा रही थी, पहले रिले के कॉमन पर आया, ये कट गया तो इसके ओसी से निकला, इसके कॉमन पे आया, तो जब ये भी कट जाएगा तो बताओ कॉमन की सप्लाई एनसी पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो बताइए कॉमन किससे जुड़ गया? ओसी से। ओसी से। और ओसी किससे जुड़ा है? एनसी से। और एनसी किससे जुड़ा है? कॉमन से। और कॉमन से पूरा वोल्टेज आपका हाई कट ऑफ रिले के कॉमन पर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके किससे निकलेगा? ओसी से। और ओसी से निकलकर ये सप्लाई हमारी आउट होने लगेगी। आगे बात समझ में? ये हो गया मैंने कि अभी तक आपने क्या किया, पहला और दूसरा रिले हाई कट ऑफ मैंने कटा है, ट्यून कराया, मैंने कट चुका है। अब आपके घर की सप्लाई पता चला कि थोड़ा सा और बढ़ जाती है, तो घर की जब आपकी सप्लाई थोड़ा सा और बढ़ जाती है तो उस समय आपका तीसरा रिले कट जाएगा। क्या होगा? तीसरा रिले कट जाएगा। और जैसे तीसरा रिले यहां पर कट जाता है तो क्या हो रहा है, देखिए तीसरा रिले कट जाने पर इसके एनसी पर, तीसरा रिले का मतलब आउटपुट रिले, इसके एनसी पर आया हुआ वोल्टेज यहां से लौटकर बाइंडिंग नंबर कै में गया? 4 में गया ना। और ये रिले कट चुका है तो कॉमन किससे जुड़ा है? ओसी से। और ओसी बाइंडिंग नंबर कैसे जुड़ा है? 3 से। तो 4 पर इनपुट सप्लाई आई कि नहीं आई? तो जब 4 पर इनपुट वोल्टेज आया तो कैसे बढ़ा? सॉरी 3 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो 4 की अपेक्षा 3 का वोल्टेज कम है, माने जितना इनपुट सप्लाई हमारे यहाँ आई है उससे कम वोल्टेज हमें बाइंडिंग नंबर 3 से प्राप्त हो रहा है। और इसके बाइंडिंग नंबर 3 से घटा हुआ वोल्टेज इसके ओसी पर जाएगा और इसके कॉमन से निकलकर हाई कट ऑफ रिले के कॉमन पर आएगा। तो किससे निकला? ओसी से। ओसी से आउट हो गया। तो ये हो गया हमारे तीनों रिले का ट्यूनिंग। वोल्टेज बढ़ा कैसे? अब हमें यह जानना है कि हमारे घर की इनपुट सप्लाई इतना अधिक हो गई कि कोई भी घर का उपकरण अब खराब हो सकता है। ठीक, तो सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर एक रिले हमें कंपनी ने लगा कर दिया है, हाई कट ऑफ जिसे कहते हैं। आगे बात समझ में? हाई कट ऑफ रिले के कार्य करते ही हमारे घर का जितना भी उपकरण है वो कट जाएगा, बंद हो जाएगा, माने उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। और कब तक नहीं मिलेगी? जब तक हमारे घर में अधिक वोल्टेज आ रहा है तब तक हमारे किसी भी उपकरण को कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। कहां से? स्टेबलाइजर से। अब ये कैसे कार्य करता है आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर इसके कॉमन पर कौन सी सप्लाई आ रही है? तीसरे रिले के कॉमन से स्टेबलाइज वोल्टेज इसके कॉमन पे आ रहा है, लेकिन इसके कॉमन की सप्लाई इतना अधिक हो गया कि अब घर का कोई भी उपकरण खराब हो सकता है। इतने में क्या हुआ, आईसी ने सेंस किया कि वोल्टेज बहुत अधिक है, तो ये हाई कट ऑफ रिले को काट दिया, बंद कर दिया। तो जब ये बंद हो गया तो इसके कॉमन की सप्लाई सामान्य दशा में एनसी से जुड़ गया। समझ गए? तो जब कॉमन एनसी से जुड़ गया तो ओसी पर कोई सप्लाई है? नहीं है। तो जब यहाँ सप्लाई नहीं है तो यहाँ नहीं है, और जब यहाँ नहीं है तो यही तो हमारे घर का उपकरण जुड़ा हुआ है, तो उपकरण भी कार्य करना बंद कर देगा। उस समय क्या होगा, एनसी से बढ़ा हुआ वोल्टेज निकलकर रेड एलईडी में चला जाएगा, अर्थात हाई कट एलईडी में चला जाएगा, और स्टेबलाइजर में केवल रेड रंग की एलईडी जलेगी, आउटपुट वोल्टेज बंद हो जाएगा, जिससे हमारे घर का उपकरण जलने से बच जाएगा और सुरक्षित रहेगा।
ये बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है कहीं?